श्रुति बोली, जूली, मैं आज शाम को स्टार बुक्स रेस्टोरेंट में जा रही हूँ, किसी से मिलना है मुझे। जूली बोली, यार मुझे भी उसी तरफ जाना है, कुछ सामान लेना है मार्केट से, दोनों साथ ही में चलते हैं। ओके। श्रुति और जूली मार्केट जाती है, जहाँ जूली सामान लेती है और श्रुति अपने लिए नया फ़ोन लेने लगती है। श्रुति बोली, भैया मेरे पुराने फ़ोन का डाटा कितनी देर में नए फ़ोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा? मैडम कम से कम 1 घंटा और लगेगा, फ़ोन वाले ने कहा। तभी श्रुति का फ़ोन बजता है। हेलो श्रुति, तुम कहाँ हो? यार 5 बज गए हैं, मैं तुम्हारा 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, कब आओगी? जैकब कहता है, जो उसका 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। सॉरी मिस्टर जैकब, मैंने नया फ़ोन लिया है और पुराने फ़ोन का सारा डाटा ट्रांसफ़र करने में 1 घंटा और लग रहा है, श्रुति कहती है। जैकब बोले, इट्स ओके डियर, मैं वेट कर लूँगा। 6 बजे श्रुति उससे मिलने पहुँच जाती है। उसने जूली को पहले ही कैब से घर भेज दिया था। अब वो श्रुति पहले वाली श्रुति नहीं थी, उसका सारा व्यक्तित्व बदल चुका था। उसने पार्लर जाकर अपने घुंघराले बाल सीधे कर लिए थे, साथ ही अच्छा सा हेयर कट करवाया हुआ था। उसने एक टाइट टॉप के साथ ब्लैक जीन्स पहनी थी, साथ में घुटनों तक आने वाले जूते पहने थे। खूबसूरत तो वो पहले से ही थी, लेकिन अब वो फैशनेबल भी बन गई थी। जैकब अब कॉफ़ी शॉप से निकलकर गाड़ी में बैठ चुका था। वो उसे गाड़ी में ही मिलने बुलाता है। श्रुति गाड़ी में बैठती है। जैकब उससे बातें करने लगता है। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा कि मैंने पहले तुम्हें मिलने बुलाया, पर बात यह है कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि तुम जैसी सुंदर लड़की मुझे इस डेटिंग ऐप पर मिलोगी, और वैसे भी किसी के साथ रात गुजारने से पहले मैं उसके बारे में जान लेना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। श्रुति बोली, कोई बात नहीं, बल्कि ये तो अच्छी बात है कि किसी के साथ रात गुजारने से पहले उसे जानना ज़रूरी है, पर वैसे अब हम कॉफ़ी शॉप नहीं जा रहे। जैकब हंसते हुए, कॉफ़ी पीने का टाइम अब ख़त्म हो गया श्रुति, अब तो ड्रिंक लेने का टाइम हो गया है। देखो 7 बज रहे हैं, इस समय मैं कॉफ़ी नहीं पीता। यहाँ बहुत अच्छा एक बार है, चलो वहाँ बैठते हैं। ओके, श्रुति ने कहा। बार में बैठकर जैकब ने दोनों के लिए ड्रिंक ऑर्डर की और बातें करने लगे। जैकब बोला, तो श्रुति बताओ कुछ अपने बारे में। श्रुति ने सब कुछ बता दिया। वैसे भी वो सच्ची बोलती थी, उसको झूठ बोलना पसंद भी नहीं था। जैकब गंभीर होते हुए, तुम्हारी स्टोरी तो काफ़ी दुखद है, पर तुम्हें देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि तुम पर क्या क्या बीती हुई है। खैर, मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम असल में विजय है, लेकिन मैं विदेश में ही रहा हूँ, इसलिए मैंने अपना नाम बदल दिया है। मेरा वहाँ पर अपना बिजनेस है और मैं दुनिया की लगभग 70 विदेशों में जा चुका हूँ और दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा दोस्त भी है। श्रुति रोमांचित होते हुए, वाह, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। जैकब आराम से अपने ड्रिंक उठाते हुए कहता है, हाँ तुम्हारे लिए हो सकती है, लेकिन अब मैं बोर हो गया हूँ, ऐसी ज़िंदगी से ऊब चुका हूँ। अब मैं शांति चाहता हूँ, इसलिए अब यहाँ भारत आ गया हूँ। यहाँ अपनी धरती जहाँ पर मैंने जन्म लिया, वहाँ पर अपनी बची हुई ज़िंदगी सुकून से गुजारना चाहता हूँ। ओ अच्छा, श्रुति ने कहा। जैकब बोला, अच्छा श्रुति, अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तो क्या ख्याल है कल रात मिले? श्रुति ने हाँ कर दी। जैकब बोला, कल शाम 7 बजे मिलते हैं, मेरे दोस्त का फ्लैट है, वहाँ चलेंगे। ओके। अगली दोपहर। जूली बोली, कैसा रहा फिर कल? श्रुति आराम से कहती है, ठीक ठाक था, आज उससे मिलने जा रही हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। जूली बोली, ठीक है, सब अच्छा ही होगा। शाम को जैकब श्रुति को लेकर अपने दोस्त के फ्लैट में जाता है। जैकब बोला, आओ श्रुति बैठो, खाने पीने को मैंने सब कुछ ऑर्डर कर दिया है। मेरा दोस्त आज फ्लैट में नहीं आएगा, मैंने उसे आज आने के लिए मना कर दिया है, तो आज हम दोनों ही है यहाँ पर। वैसे तो मैं तुम्हें अपने साथ रात बिताने के लिए लाया था, लेकिन मुझे आज तुम्हारे साथ कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं। श्रुति ये सुनकर हैरान हो जाती है और मन में सोचती है कि कैसा आदमी है, अगर कुछ नहीं करना तो मुझे यहाँ क्यों लाया है। जैकब ड्रिंक बनाते हुए कहता है, तुम यही सोच रही हो ना कि कुछ नहीं करना, तो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ। जैकब ड्रिंक श्रुति की ओर बढ़ाकर कहता है, लो पहले ड्रिंक पी लो, आराम से बातें करेंगे। श्रुति ड्रिंक पी लेती है। जैकब ड्रिंक पीते हुए कहता है, मैं दुनिया में बहुत से लोगों से मिल चुका हूँ, और सच बताऊँ तो मैं किसी भी इंसान को देखकर उसकी बातें सुनकर बता सकता हूँ कि कौन कैसा है
और कौन कितना झूठ बोल रहा है, लेकिन मेरी जिंदगी की तुम पहली इंसान हो जिसने सब कुछ सच बोला। तुम्हारी आंखों को देखकर और तुम्हारी बातों को सुनकर मैंने पता लगा लिया था कि तुम बिल्कुल सच बोल रही हो, इसलिए मुझे तुमसे बात करने की इच्छा हुई और आज मैंने तुम्हें सिर्फ बात करने के लिए बुलाया है, बाकी सब कुछ फिर कभी करेंगे। श्रुति हमें सिर हिलाती है, इसलिए मैं भी तुम्हें अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी उम्र लगभग 40 साल की है। मैंने एक स्पेनिश लड़की से शादी की थी, उसके साथ मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन अपने काम की वजह से मैं उसके साथ ज़्यादा नहीं रह पाया। मैं उसे भारत भी लाया था, लेकिन उसे यहाँ अच्छा नहीं लगा। एक दिन वो चली गई, पर हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं छोड़ा। मैं आज भी अपनी पत्नी और अपने बच्चों का पूरा खर्चा उठाता हूँ। बातें करते करते रात बहुत हो गई थी और श्रुति भी ड्रिंक करके काफ़ी नशे में हो गई थी। उसे बैठे बैठे नींद आ रही थी, लेकिन वो ऐसे उठना नहीं चाहती थी। जेकब ने ये बात देख ली और उसे अपने कमरे में सुला दिया। सुबह श्रुति उठती है, उसका सिर फट रहा था। वो अपने साथ बेड पर जेकब को पाती है। उसके बाद वो बाथरूम में जाती है फ्रेश होने के लिए, लेकिन वो अपने पैरों को देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, ये तो सॉक्स है, लेकिन मैं तो नंगे पैर थी, ये सॉक्स कहाँ से आई। श्रुति इसी असमंजस में होती है। तभी जेकब जाग जाता है और नींबू पानी लेकर आता है और श्रुति की ओर बढ़ाते हुए कहता है कि ये मैंने पहनाई है, तुम्हें ठंड लग रही थी इसलिए मैंने तुम्हें ये सॉक्स पहना दी। और हाँ, आगे से जब भी मुझसे मिलने आओगी तो गर्म कपड़े पहनकर आना, ये छोटे कपड़े पहनकर आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे साफ दिल और सच्ची बातों से मतलब है, तुम्हारे जिस्म से नहीं। श्रुति हैरानी से उसे देखती रहती है और सोचती है कि इतनी कदर और देखभाल तो माँ के अलावा किसी ने भी नहीं की थी। 2 दिन बाद जेकब श्रुति को कॉल करता है। हाय श्रुति, मैं कल अपनी फैमिली से मिलने स्पेन जा रहा हूँ, तुमसे आज मिलना चाहता हूँ। अगर तुम फ्री हो तो शाम को मिलते हैं। श्रुति बोली, ठीक है, शाम को मिलते हैं, मैं फ्री हूँ। जेकब बोला, शाम को 8 बजे तैयार रहना। जेकब के फ्लैट में। आओ बैठो श्रुति, मैं सोच रहा था कि एक नए साल में अपनी फैमिली के पास हो आऊँ, इसलिए कल मेरी दिल्ली से फ्लाइट है स्पेन की। सोचा उससे पहले तुमसे मिल लूँ। वैसे तुम्हारा क्या प्लान है नए साल का, कुछ खास, कोई पार्टी कर रही हो क्या? श्रुति ने कहा, मैं नए साल में कोई भी पार्टी नहीं करती, मैं उस दिन भगवान की पूजा अर्चना में ही बिताती हूँ। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है जी, श्रुति ने कहा। जेकब बोले, बहुत अच्छी बात है, वैसे नए साल का स्वागत इसी तरह होना चाहिए। अब दोनों में थोड़ी इधर उधर की बातें होती है। फिर जेकब थोड़ा गंभीर होकर श्रुति से कहता है, वैसे तुम अगर बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहनी है। श्रुति बोली, हाँ हाँ बोलो ना, मैं भला क्यों बुरा मानूंगी। जेकब बोला, अच्छा ठीक है। देखो श्रुति, वैसे तुम्हारी ये निजी जिंदगी है, इसमें किसी को भी दखल देना शोभा नहीं देता, लेकिन मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि ये गलत काम छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाओ। इस काम के बहुत दुष्परिणाम होते हैं, जैसे मान लो तुम किसी कस्टमर के साथ होटल में हो और वहाँ पुलिस की रेड पड़ जाए तो, और पुलिस तुम्हारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा बाकी और लोगों के साथ। वो ये नहीं देखेगी कि तुम किस मजबूरी में ये सब कर रही हो, और बदनामी होगी सो अलग। यार मान लो तुम किसी कस्टमर के साथ उसके फ्लैट में गई हो और सोचो वहाँ उसकी पत्नी या कोई और आ जाए, फिर वो तुम्हारी पिटाई करने में भी पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि हमारा समाज आज भी औरतों को ही गलत मानता है। और यही बातें तुम्हारे घर पर पता चल गई तो क्या होगा? क्या तुम्हारा भाई या तुम्हारी माँ ये सब सुन पाएगी? मैं तुम्हें डरा नहीं रहा श्रुति, बस सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। मेरी उम्र और तजुर्बा तुमसे कहीं ज़्यादा है और मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी नाजुक लड़की ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इसलिए अभी भी समय है। इन सब कामों को छोड़कर कुछ और अच्छा सोचो। श्रुति थोड़ी रूहांसी होकर कहती है, मैं भी ये सब कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन बस इतने पैसे कमाना चाहती हूँ कि अपनी ज़मीन लेकर उस पर एक छोटा सा मकान बना दूँ मेरी माँ के लिए, और छोटे भाई को कोई टैक्सी या कोई रिक्शा खरीद के दे दूँ जिससे वो अपनी मेहनत कर सके। उसको मजदूरी करते हुए नहीं देख सकती। बस ये सब हो जाए, फिर ये काम कभी नहीं करूँगी। रोते हुए, मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब कोई मेरे जिस्म को छूता है, और अपने दर्द को अपने अंदर ही दबा देती हूँ कि सिर्फ कुछ समय और फिर ये सब बंद हो जाएगा। शायद भगवान की नज़र मुझ पर भी पड़ेगी।
श्रुति सुबकते हुए चुप हो जाती है। जेकब बोला, अरे मेरी प्यारी गुड़िया, ऐसे रोते नहीं। तुम बहुत हिम्मत वाली हो। इतना कुछ सहने के बाद भी तुम बिल्कुल भी नहीं हारी। कोई और होता तो टूट गया होता। श्रुति का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए, श्रुति, मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अच्छा ये बताओ श्रुति कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए जिससे तुम घर बना सको और अपने भाई के लिए टैक्सी खरीद सको, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मेरे पास काफ़ी पैसे हैं और अगर इस दिन काम नहीं आए तो कब आएंगे? श्रुति बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जेकब, पर मैं किसी से भी यूं पैसे नहीं ले सकती। मुझे अच्छा नहीं लगता। जेकब कुछ सोचते हुए, ओके डार्लिंग, चलो इस बात को अभी यहीं ख़त्म करते हैं और ड्रिंक लेते हैं। कल सुबह मेरी फ़्लाइट है और मुझे जल्दी उठना है। अगली सुबह जेकब स्पेन के लिए निकल जाता है और 1 हफ्ते बाद आने को कहता है। इधर श्रुति के मन में ढेर सारी बातें घूमती रहती है। वो जेकब की बातों से इतना डर जाती है कि किसी से भी नहीं मिलती। उसे बार बार वही ख्याल आ रहे थे कि अगर किसी तरह घर पर बात पता चल गई तो उसका क्या होगा। क्या मुंह दिखाएगी माँ को और अपने छोटे भाई को। अब नया साल भी आ गया था। वह हर साल की तरह इस साल भी मंदिरों में जाकर बिताती है, पूजा पाठ करती है। अब जेकब वापस आ चुका था। वो श्रुति को मिलने बुलाता है। जेकब खुश होते हुए, कैसी हो श्रुति, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा, और उसे गले लगा लेता है। सच बताऊं तो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। श्रुति भी उसे मिलके बहुत खुश होती है। जेकब उसके लिए ढेर सारे तोहफे लाया था, जिसमें महंगे परफ्यूम, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड वॉच आदि होते हैं। उन तोहफों को देखकर श्रुति काफ़ी खुश होती है, लेकिन अगले ही पल वो उदासी हो जाती है और कहती है, इतने महंगे तोहफे मैं नहीं ले सकती। मुझे ठीक नहीं लगता कि किस हक से मैं इन्हें ले लूं, और वापस लौटाने लगती है। जेकब बोला, देखो श्रुति, मैंने तुम्हें ये तोहफे अपना दोस्त समझकर दिया है। इन्हें मैंने खुद बड़े प्यार से खरीदा है तुम्हारे लिए। अगर तुम मुझे दोस्त भी नहीं मानती तो रहने दो। जेकब थोड़ा उदास हो जाता है। श्रुति को ये देखकर बुरा लगता है। नहीं नहीं, मैं रख लूंगी। मुझे ये तोहफे काफ़ी पसंद आए थे, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा ही महंगे हैं, तो थोड़ी झिझक रही थी। मुस्कुराते हुए श्रुति कहती है, तुम मेरी दोस्त हो, अब इन सब की आदत डाल लो। दोनों हंसते हैं और इधर उधर की बातें करने के बाद जेकब थोड़ा सा गंभीर होकर श्रुति से कहता है, श्रुति, जब मैं स्पेन में था तो मेरा वहाँ मन नहीं लगा। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कि कैसे तुम्हें इस नरक से निकालूं। क्योंकि तुम मेरी पैसों की मदद तो लेना नहीं चाहती, जिसके लिए मैं तुम पे दबाव भी नहीं डाल सकता, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। वो सोचने के बाद मेरे मन में एक बात आई है, अगर तुम राजी हो तो। क्या तरकीब आई है तुम्हारे मन में? श्रुति उत्साहित होकर कहती है, यही कि तुम जितना पैसा लोगों से मिलकर कमाती हो उतना ही तुम मेरे पास आ जाया करो। जरूरी नहीं है कि हमारे बीच में कोई संबंधी बने। तुम ऐसे ही मेरे पास रुककर मुझसे बातें कर लिया करना। वैसे भी मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, मुझे भी तुम्हारा साथ मिल जाएगा, और सुबह तुम्हें तुम्हारा पैसा। श्रुति को ये तरकीब अच्छी लगती है और वो इस बात पे राजी हो जाती है। सुबह जब श्रुति अपने घर वापस जा रही थी तो उसका मन बहुत ही हल्का था। उसके मन का बोझ उतर गया था। अब उसका डर काफी हद तक कम हो गया था। 2 महीने बाद जब जेकब ने चंडीगढ़ में अपना खुद का फ्लैट ले लिया था, श्रुति के पास भी उस फ्लैट की चाबी थी। श्रुति जब मन करे उस फ्लैट में आ जाती थी। वहाँ खाना बनाना, सफाई करना, वो सब खुद ही कर लेती थी। इधर जेकब भी कभी उसके बालों में कंघी करता, कभी उसके पैरों में तेल लगा देता था। दोनों एक साथ ऐसे रहते थे जैसे कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। साथ फिल्म देखने जाते या कहीं बाहर घूमने भी एक साथ ही जाते थे। जूली भी उस फ्लैट में ही आ जाती थी और कभी कभार उनके साथ उनकी ड्रिंक भी ले लेती थी। जूली श्रुति के लिए बहुत खुश थी। जेकब उसे अपने बच्चे की तरह रखता था। अब श्रुति अपना अधिकतर समय जेकब के साथ ही बिताती थी। वो अब पहले से भी ज़्यादा खुश रहती थी। जेकब भी उसके साथ बहुत अपनापन महसूस करता था, जो आजकल जहाँ भी जाता उसे अपने साथ ही ले जाता था। चाहे किसी दोस्त का जन्मदिन का उत्सव हो या किसी की शादी की सालगिरह हो, लोग उन दोनों की उम्र को लेकर काफ़ी अच्छी बुरी बातें करते थे, लेकिन जेकब के सामने कोई कुछ नहीं कहता था। वैसे जेकब और श्रुति दोनों ही
ऐसी बकवास बातों पर ध्यान नहीं देते थे। श्रुति का घर। जूली श्रुति को छेड़ते हुए कहती है, लगता है जेकब कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है तुझे। आजकल यहाँ आती ही नहीं है। हम तो तेरे दर्शन को तरस गए हैं। श्रुति बोली, यार ऐसी बात नहीं है, पर वो इंसान मेरे लिए भगवान की तरह है। उसने ही मुझे इस गंदगी से निकाल कर एक सम्मान भरी जिंदगी दी है। अब मैं जहाँ भी जेकब के साथ जाती हूँ, हर कोई मुझे सम्मान की ही नज़रों से देखता है। और सबसे बड़ी बात, मुझे अब और लोगों से मिलना नहीं पड़ता। इस बात के लिए जेकब का जितना शुक्रिया किया जाए कम है। जूली थोड़ी गंभीर होते हुए बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि तू उसे दिल दे बैठे। और तू तो जानती ही है कि वो एक शादीशुदा व्यक्ति है। तुम दोनों का मिलन संभव नहीं है। श्रुति बोली, हाँ मैं जानती हूँ, और मैं हमेशा ही अपनी हद में रहती हूँ। जूली बोली, चल तब ठीक है, बस अपना ख्याल रखना। इधर श्रुति के गांव में, श्रुति अपने गांव में जमीन ले ली है। घर बनाने का थोड़ा बहुत काम शुरू हो चुका है। उसकी माँ भी बहुत खुश है। भाई की टैक्सी के लिए वो पैसे जोड़ रही है, जो शायद जल्दी पूरे होने वाले हैं। एक दिन जेकब श्रुति को एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट में ले जाता है। जेकब बोला, कैसा लगा रेस्टोरेंट श्रुति? ये शहर में नया खुला है और इसका खाना भी लाजवाब है। श्रुति बोली, हाँ जेकब, ये तो बहुत अच्छा है। जेकब थोड़ी देर चुप हो जाता है, फिर थोड़ा डरते हुए श्रुति से कहता है, श्रुति, मुझे तुमसे कुछ कहना है। श्रुति लापरवाही से, हाँ कहो ना, क्या कहना है। वो ये नहीं जानती थी कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बात सुनने वाली है। जेकब अपने घुटनों पर आ जाता है। श्रुति, बहुत दिनों से मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? श्रुति के शरीर में झुंझलाहट सी हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये जेकब क्या कह रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे संभव है? तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे भी है, और तुम्हारी और मेरी उम्र में कितना ज्यादा फासला है। श्रुति घबराकर सवालों की बौछार कर देती है। जेकब श्रुति के दोनों हाथ पकड़कर उसे शांत कराता है। श्रुति, पहले थोड़ा शांत हो जाओ। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत से सवाल है। सच कहूँ तो मेरे मन में भी थे, लेकिन मैंने सब कुछ सोचकर ये फैसला लिया है। जैसा कि तुम कह रही हो कि मैं शादीशुदा हूँ, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं एक शादीशुदा हूँ? क्योंकि मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा। सच तो ये है कि जिसे लोग शादी कहते हैं, उसका एहसास तक नहीं है मुझे। मैं उसके साथ सिर्फ 2 सालों से ज्यादा नहीं रहा, और वो भी अपने में ही खुश रही। उसने मेरे बच्चे पैदा किए, इसलिए मैं उसका सारा खर्चा उठाता हूँ। लेकिन मेरा और उसका संबंध सिर्फ और सिर्फ पैसों तक का है। मुझे क्या दुख दर्द है उसे नहीं पता, और ना ही वो जानना चाहती है। मैं बीमार होता हूँ तो मुझे देखने वाला, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जिसको लोग प्यार बोलते हैं या परिवार बोलते हैं, उसका सुख मुझे आज तक नहीं मिला। मैंने जवानी में गलती की, भारतीय नारी से शादी नहीं की। अगर करता तो शायद आज इस तरह भटक नहीं रहा होता। वो मुझे कब का तलाक दे चुकी होती। अगर मेरे पास पैसे नहीं होते। और रही बात बच्चों की, वो विदेश में पले हुए बच्चे हैं। उनके कल्चर में दूसरी शादी कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पर इन चीज़ों को नॉर्मल ही मानते हैं। पर मैं उनका पूरा खर्चा उठाऊंगा जब तक वो बड़े नहीं हो जाते और अपने पैरों पर खड़े नहीं होते, और अपनी पत्नी का भी खर्चा उठाऊंगा जब तक वो जीवित है। अपनी जिम्मेवारी से भागना नहीं चाहता। जब मैं उसे ये कहूँगा कि मैं तुम्हें हर महीने का खर्चा दे दिया करूँगा, तो वो मुझे बिना किसी झंझट के तलाक दे देगी, क्योंकि उसे मुझसे कोई प्यार नहीं है। मैं ये जानता हूँ। दूसरी बात, हमारी उम्र का फासला। मैं तो ये कहता हूँ कि जब हमारे दिल मिल चुके हैं तो क्या उम्र से फर्क पड़ता है? जब मैं तुम्हें समझता हूँ और तुम मुझे, तो क्या फर्क है? पुराने जमाने में पति पत्नी की उम्र में काफी फासला होता था, फिर भी उनकी शादी आजकल की शादियों से ज्यादा चलती थी। आजकल की कई शादियां तो 1-2 साल के भीतर ही खत्म हो जाती है। श्रुति गहरी सोच में डूब गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहे। बड़ी मुश्किल के बाद वो कहती है, तुम तो जानते हो कि मेरे कई पुरुषों से संबंध रहे हैं। ये जानते हुए भी तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। जेकब हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता तुमने कुछ गलत किया है। मैंने हमेशा ही नारी जाति की इज्जत की है। तुमने तो फिर भी अपने परिवार के लिए सब कुछ किया है, लेकिन मेरा भी काफी औरतों के साथ संबंध रहा है।
क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं होती थी और मुझे अपने काम के सिलसिले में एक देश से दूसरे देश में जाना पड़ता था। और तुम तो जानती हो कि शारीरिक इच्छाएं भी होती है, चाहे वो मर्द हो या औरत। इससे कोई अछूता नहीं। मैंने भी ढेरों महिलाओं से संबंध बनाए, पर तुमसे मिलने के बाद अब मुझे किसी से भी मिलने का मन नहीं करता, क्योंकि शायद तुमने मुझे वो दिया है जिसे प्यार कहते हैं, अपनापन कहते हैं। तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में खुशियां आ गई है। तुम जैसे मेरे फ्लैट में आती हो, मुझ पर अपना हक जताती हो, मेरे बीमार होने पर मेरा ख्याल रखती हो, मुझे अपने हाथों का बना हुआ खाना खिलाती हो। मेरे लिए यही मायने रखता है जितना तुमने मेरे लिए किया है। शायद इस मुकाबले में मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फैसला है। तुम पर कोई दबाव भी नहीं है। ऐसा मत सोचना कि अगर तुम मना करोगी तो हमारी दोस्ती में कोई फर्क पड़ेगा। ये सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसा चल रहा है। और हाँ, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और भी है तो भी तुम मुझे बेझिझक बता सकती हो। मुझे तुम्हारे फैसले का हमेशा सम्मान रहेगा। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तुम आराम से सोच के अपना जवाब देना। कोई जल्दी नहीं है। जब भी तुम्हें लगे कि अब तुमने अपना फैसला ले लिया है, मुझे कॉल कर देना। श्रुति अपने घर आ जाती है। वो आज रात का सारा वाक्य श्रुति अपने घर आ जाती है। वो आज रात का सारा वाक्य जूली को बताती है। जूली भी सोच में पड़ गई थी। दोनों ही पूरी रात भर जागती रही और सोचती रही। सुबह होते ही जूली श्रुति के लिए कॉफी लेके आती है और उसे कॉफी पकड़ाकर कहती है, देख तू ज्यादा मत सोच, पर सच बताऊं तो मैं भी पूरी रात तुम दोनों के बारे में ही सोचती रही। वैसे ये तुम्हारा निजी फैसला है और मुझे इसके बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। फिर भी तू मेरे बचपन की दोस्त है तो तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। मैं इस शहर में तुमसे पहले आई थी, ये तो तुम जानती ही हो। पैसों की कमी के कारण मुझे भी कुछ समय लोगों के साथ रात बिता के पैसे लेने पड़े थे। ये भी तुम्हें पता है। जैसे ही मेरे पास इतने पैसे हो गए, मैंने अपना सैलून खोल लिया, क्योंकि मुझे अपने घर पर पैसे भेजने नहीं पड़ते थे। मैं वैसे भी घर से भाग के आई थी, तो घर वालों से पैसे मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बहुत ही थोड़े समय के लिए मैंने ये काम किया था। आज मेरे पास अपना सैलून है। उस सैलून में मेरे नीचे 4-5 लड़कियां भी काम करती है। आज इतना पैसा है कि आराम से अपना घर बसा सकती हूँ, पर मैं आज भी अकेली ही हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि जितने भी लड़के मेरी जिंदगी में आए वो सबसे पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे मैंने अपनी बीती जिंदगी के बारे में उन्हें बताया, उन लोगों ने मुझसे दूरी बनानी शुरू कर दी। क्योंकि कोई भी लड़का अपनी होने वाली पत्नी के चरित्र पर कोई दाग नहीं देख सकता, चाहे खुद कितना ही गिरा हुआ हो। इसी कारण मैं आज तक अपना घर नहीं बसा पाई। जिंदगी में बस एक प्यार की ही कमी रह गई जो कभी पूरी नहीं हुई। हर लड़की बचपन से ये सपना देखती है कि उसका पति उससे सबसे ज्यादा प्यार करे, लेकिन ये सिर्फ किसी किसी के ही नसीब में होता है, खासकर हम जैसी लड़कियां जिन्होंने हालातों से समझौता कर लिया हो। वह ऐसी ही रह जाती है जैसे कि मैं। अब तो हैरी की बात ही ले ले, कितना प्यार जताया उसने तेरे साथ, और जब दुनिया के सामने अपनाने की बात आई तो भाग गया। क्या कहा था उसने कि तुम्हारे जैसी लड़कियों को समाज स्वीकार नहीं करता, ना ही उसके माता पिता तुम्हें स्वीकार करेंगे। याद है ना? जेकब एक ऐसा इंसान है जिसने तुमसे शादी करने की बात कही और पूरी दुनिया के सामने तुझे स्वीकार करने में भी उसे कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो कहती हूँ तू खुशकिस्मत है कि तुझे इतना प्यार करने वाला आदमी मिला है। जितना तू जानती है जेकब को, उतना ही शायद मैं भी। वो तेरा कितना ख्याल रखता है। सबसे बड़ी बात, उसने तुझे गंदे कामों से निकालकर अच्छी जिंदगी दी है। शायद भगवान शिव ने ही तेरी पुकार सुन ली। ऐसे मौके जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलते जैसे तुझे मिला है। इसे हाथ से जाने मत दे। श्रुति बोली, ठीक कह रही है, लेकिन मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि कहीं मैं उसका घर तो नहीं तोड़ रही, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे अभी तक तलाक नहीं लिया है, और कहीं वो उसे तलाक देने से ही मना कर दे फिर, और मेरे घर वाले कहीं वो मना कर दे तो। आखिर कौन से घर वाले अपनी जवान बेटी की शादी एक अधेड़ उम्र के शादीशुदा मर्द से कर देंगे? जूली बोली, ये सब बातें तुझे जेकब से जाकर ही पूछनी चाहिए। वो भी परेशान होगा कि तुम्हारा जवाब आखिर होगा क्या। जेकब के घर में जेकब मन में सोचता है
कहीं मैंने उसे अपने दिल की बात बताने में जल्दबाजी तो नहीं कर दी। चलो अब उसका जवाब जो भी हो, मुझे सब कुछ स्वीकार है। और मुस्कुराने लगता है। तभी घर की बेल बजती है। ये श्रुति थी। वो अंदर आ जाती है। थोड़ी देर बैठकर वो जैकब से कहती है, देखो मैंने पूरी रात भर इस बारे में सोचा। मन में कई सवाल थे जिनके जवाब तुम्हारे पास ही थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। जैकब सोफे पर आराम से बैठकर उसे कहता है, तुम्हें जो भी पूछना है तुम बेझिझक निसंकोच होकर पूछो। आखिर ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। श्रुति बोली, सबसे पहली बात तो ये कि तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी पत्नी तुमसे प्यार नहीं करती और तुम्हारे बोलने से झट से तलाक दे देगी। जैकब बोले, मुझे पता था तुम्हारे मन में ये सवाल जरूर आएगा। इसका जवाब ये है कि हमारी शादी को लगभग 15 साल हो गए हैं, लेकिन ये शादी मुझे मजबूरी में उससे करनी पड़ी थी और उसे भी मजबूरी में ही करनी पड़ी, क्योंकि वो शादी से पहले ही गर्भवती हो गई थी। ये बात पता नहीं कैसे भारत में मेरी माँ को पता चल गई। उन्होंने मुझ पर बहुत दबाव बनाया और मैंने अपनी पत्नी पर। उसने मुझसे शादी तो कर ली, पर वो भारत नहीं रहना चाहती थी। मैंने उससे कहा था कि जब तक मेरे बच्चे का जन्म होता है तब तक वो भारत में रहे। वो बड़ी मुश्किल से 2 साल भारत में रही और फिर चली गई। तब तक वो दूसरी बार गर्भवती हो गई थी और मेरी बेटी का जन्म स्पेन में ही हुआ। मैं अपने बच्चों से मिलने जाता था, लेकिन पति पत्नी वाला रिश्ता ही खत्म हो गया था। मेरी माँ ने मुझसे वचन लिया था कि मैं उससे कभी तलाक नहीं लूंगा, और वही वचन अभी तक निभा रहा था। लेकिन तुम्हारे मिलने के बाद मुझे किसी वचन की कोई परवाह नहीं। तुम अगर हाँ करोगी तो वो मुझे आराम से तलाक दे देगी। श्रुति सोचते हुए कहती है, अच्छा तो ये बात है। और दूसरी बात, मेरे घर वाले नहीं माने तो, उन्होंने तुम्हें अस्वीकार कर दिया तो। जैकब श्रुति के पास जाकर उसके हाथ पकड़कर कहता है, श्रुति अगर तुम हाँ करती हो तो हम दोनों तुम्हारे गांव चलेंगे, उन्हें समझाएंगे। मेरा पूरा भरोसा है कि वो हमारी खुशियों के लिए जरूर मानेंगे। श्रुति बोली, तीसरी और आखिरी बात, तुम्हें पता है ना, मुझे अपना घर बनाना है और भाई के लिए टैक्सी। हाँ हाँ, मुझे सब याद है। जब तुम मेरी हो जाओगी तो तुम्हारे हर सुख दुख मेरे हो जाएंगे। तुम्हारा घर भी मैं बनवा दूंगा, और तुम्हारे भाई के लिए मैंने कुछ खास सोचा है। उसे हम विदेश भेजेंगे और वहां पर मेरी खुद की फैक्ट्री है, वो उसे संभाल लेगा। ये सुनते ही श्रुति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये हकीकत है या कोई खुशनुमा सपना। श्रुति अब उससे कहती है, देखो वैसे तो मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में बता दिया है, लेकिन एक पन्ना है जो जूली के अलावा किसी के सामने नहीं खुला, और वो है मेरा पहला प्यार राज ठाकुर। इसके बारे में मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। इसके बाद ही मैं तुम्हें अपना फैसला सुनाऊंगी। अब श्रुति उसे अपने कॉलेज वाले दिनों की बात बताती है, जब उसके भाई ने उसे घर छोड़कर वापस कॉलेज जाने को कहा था। श्रुति रामपुर में जाकर जूली के पास रहने लगी थी। जूली भी उस समय कॉलेज में पढ़ रही थी और उसने वहां एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया हुआ था। श्रुति प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने लगती है और साथ ही एक छोटी सी जॉब करने लगती है। दिन को वो नौकरी जाती है और शाम को अपनी पढ़ाई करती है। यही उसकी दिनचर्या थी। वो किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करती और अपने में ही गुम रहती है। जूली का स्वभाव उसके बिल्कुल विपरीत था। वो पहले से ही खुले विचारों वाली लड़की थी। उसके दोस्त लड़कियों से ज्यादा लड़के थे। वो दिन को कॉलेज जाती और शाम को पार्क में खेलने जाती। पार्क में भी उसके काफी दोस्त थे, जिनके साथ वो बैडमिंटन, क्रिकेट, खो खो, बास्केटबॉल आदि खेलती थी। यार जूली प्लीज, तू ही मेरी मदद कर सकती है। तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, राज ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। राज श्रुति से 5 साल बड़ा था। वो हट्टा कट्टा, लंबी कद काठी का एक सुंदर नवयुवक था। वो श्रुति के पीछे लगभग 1 साल से पड़ा हुआ था। इसी वजह से उसने जूली से भी दोस्ती की थी। जूली बोली, राज तू पागल है। तुझे मैंने कितनी बार कहा, उसे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो बहुत ही सीधी सादी लड़की है। उसे पढ़ाई और जॉब के अलावा और किसी चीज से मतलब नहीं है। अब मेरा दिमाग मत खा और जा यहाँ से। राज उसे मनाते हुए कहता है, यार मुझे पता है वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, पर मैं भी कौन सा उसे अपने साथ सोने को बोल रहा हूँ। बस एक कॉफी पीना चाहता हूँ उसके साथ और थोड़ी बहुत बातें। अच्छा चल ऐसा करते हैं, हम तीनों ही चलते हैं। अकेले वो शायद ना जाए,
प्लीज अब तो मान जा। जूली अनमने मन से कहती है, चल ठीक है, लेकिन अगर उसे अच्छा ना लगे तो हम वापस आ जाएंगे, ठीक है। राज बोला, ठीक है मेरी माँ, लेकिन तू उसे लेके तो आ। जूली बोली, ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। राज खुश होते हुए, मुझे पता था कि तू ही मेरी सच्ची दोस्त है। जूली बोली, चल चल ज्यादा मस्का मत लगा। शाम को जूली घर जाती है। वहां पर श्रुति अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ रही थी और जूली के आते ही बिना किताब से मुंह हटाए कहती है, खाना बना दिया है, भूख लगे तो खाना खा लेना। जूली थोड़ा हिचकिचाते हुए, यार श्रुति कुछ बात करनी है तुझसे। वो मेरा दोस्त है ना राज, वो तुझसे कॉफी पर मिलना चाहता है। श्रुति बोली, जूली तुझे पता है ना कि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, तो फिर भी वही बात कर रही है। जूली बोली, तो कब तक ऐसे ही अकेली रहेगी? मैं जानती हूँ तुझे अपने घर वालों की चिंता है, लेकिन उसका हल ये तो नहीं कि तू अपनी ही जिंदगी ना जिए। तुझे बाहर की दुनिया में आना होगा और लोगों से मिलना होगा। कुछ समय के लिए ही सही, कम से कम थोड़ा मूड तो ठीक होगा। और तू राज के साथ अकेली नहीं जाएगी, मैं भी जाऊंगी। अगर तुझे कुछ भी बुरा लगे तो तुम आ जाना, ठीक है। श्रुति बोली, चल तू कह रही है तो चलती हूँ, सिर्फ एक बार। जूली उसके गले मिलती है। अगले दिन दोनों राज के ही रेस्टोरेंट में चली जाती है। कॉफी पीते हुए दोनों में काफी बातें होती है और शाम को जूली और श्रुति वापस घर आ जाती है। अब राज किसी ना किसी बहाने से श्रुति से मिलने जुलने लगता है। कुछ समय बाद तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कहीं भी जाना हो तीनों साथ ही जाते हैं, चाहे गोलगप्पे खाने हो, मूवी देखनी हो, कहीं घूमना हो तो साथ ही घूमते थे। श्रुति भी राज से काफी घुल मिल गई थी। कुछ समय बाद जूली की फाइनल परीक्षा हो चुकी थी। वो घर नहीं जाना चाहती थी। वो चंडीगढ़ जाकर अपना सैलून खोलना चाहती थी, इसलिए अब वो घर छोड़कर चंडीगढ़ जा रही थी। श्रुति बोली, यार जूली तू तो चली जाएगी, मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। तेरे बिना मेरा कौन है यहाँ, प्लीज मत जा। जूली उसे समझाते हुए बोलती है, देख श्रुति, ये मेरा बचपन का सपना है और अगर मैं घर गई तो वो लोग मेरी शादी करवा देंगे और तू अकेली कहाँ है? राज नहीं है क्या तेरे साथ? तुम दोनों खुश रहना और बीच बीच में मैं तुमसे मिलने आया करूंगी। श्रुति उदास होते हुए हमें सिर हिलाती है। जूली अब चली गई थी। श्रुति अपने काम में व्यस्त हो जाती है। कई सरकारी परीक्षाओं की पेपर देती है, लेकिन शायद उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती और हर बार निराशा ही हाथ लगती है। एक दिन राज अपने गांव गया हुआ था, जो कि रामपुर से 50 किलोमीटर दूर था। वापिस आते हुए उसे रात हो जाती है। वो रात को श्रुति को फोन करता है और कहता है, यार श्रुति, मैं रात के 10 बजे तक रामपुर पहुंच जाऊंगा। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या खाने के लिए कुछ पड़ा है? क्योंकि इस समय सारे ढाबे बंद हो चुके हैं। श्रुति बोली, हाँ खाना बना है, तुम आ जाओ। श्रुति, राज और जूली एक दूसरे के पक्के दोस्त बन चुके थे। वो एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। राज उसके घर आ जाता है और खाना खाता है। वो जैसे ही निकलने वाला होता है कि बाहर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। श्रुति बोली, तुम्हारा घर तो यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है, ऐसी बारिश में जाओगे तो भीग जाओगे और बीमार पड़ जाओगे। ऐसा करो, जब तक बारिश नहीं रुके तुम यहीं रुक जाओ। राज भी उसकी बात मान लेता है और वहीं रुक जाता है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी लाइट भी चली जाती है। बाहर बारिश और जोर से पड़ने लगती है और बादल गरजने लगते हैं। श्रुति बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर घबरा जाती है और राज से चिपक जाती है। राज भी उसे कस के पकड़ लेता है और धीरे से उसके कानों में कहता है, काश ये बादल कुछ समय पहले गरजा होता। श्रुति शर्मा जाती है और उससे दूर हो जाती है, पर राज बिना समय गवाए उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। श्रुति उसे झटककर एक तरफ मुंह कर लेती है। इस समय दोनों की ही धड़कन बढ़ चुकी थी। अगले ही पल फिर से बादल गरजता है और फिर श्रुति उसके सीने से जा लगती है। उसे उसकी गर्म सांसें महसूस होती है। दोनों की जवानी उफान पर थी। एक बार फिर राज उसे किस करता है, लेकिन इस बार श्रुति भी अपनी सारी मर्यादाओं को तोड़कर उसे चूमने लगती है। दोनों ही जवान थे और समा भी ऐसा था कि कोई भी अपनी सीमा लांघ दे। बाहर वर्षा जोरों से हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि प्रकृति भी आज उनका मिलन चाहती है। वो दोनों एक दूसरे को चूमते हुए बिस्तर पर आ गए थे। बाहर ठंड का मौसम और अंदर गर्म जवानी
दोनों ही बिना देर किए अपने कपड़ों को अपने जिस्म से अलग कर देते हैं और एक दूसरे के आगोश में आकर एक दूसरे में समा जाते हैं। पूरी रात भर दोनों की आंख नहीं लगती, बस एक दूसरे को प्यार करते हुए गुजरती है। अगली सुबह राज बोला, ये रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। मन कर रहा था कभी खत्म ही ना हो। श्रुति बोली, मेरी भी। लेकिन हम शादी करेंगे, मुझे बिना शादी के ये सब अच्छा नहीं लगता। राज बोला, हाँ मेरी जान, जरूर करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा अपने भविष्य को सुधार ले, ओके? श्रुति बोली, ठीक है। अब ये सिलसिला हर हफ्ते से लेकर रोज होना शुरू हो गया था। राज रात को श्रुति के साथ ही बिताता और सुबह निकल जाता। कुछ समय बाद श्रुति बोली, राज, हमारी शादी का क्या हुआ? तुम मुझे हमेशा यूं ही टालते रहते हो। राज गुस्से से बोला, अरे यार, कर लेंगे शादी, हर समय बस शादी शादी। मैं कोई भाग थोड़ी रहा हूँ, यही हूँ तुम्हारे पास। श्रुति, जो अब उसे बेइंतहा प्यार करने लगी थी, कहती है, चलो ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, हम किसी और दिन इस बारे में बात करेंगे। अब राज का बर्ताव दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा था। वो उसके कॉल नहीं उठाता था, ना ही मैसेज का जवाब देता था। वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। अब तो हाल ये हो गया था कि वो श्रुति के पास अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने ही जाता था, और ऐसा करते हुए वो श्रुति को ऐसे जताता था कि वो श्रुति पर कितना एहसान कर रहा है। श्रुति राज के इस बर्ताव से बहुत दुखी रहने लगी थी, क्योंकि वो उसे दिल से चाहती थी। वो कई बार उसके रेस्टोरेंट भी पहुंच जाया करती थी। एक दिन रेस्टोरेंट में राज रेस्टोरेंट में श्रुति को देख के आग बबूला हो जाता है और खींच के उसे बाहर ले जाता है और गुस्से से कहता है, तुम्हें कितनी बार कहा है कि यहाँ मत आया करो, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? ऐसा भी कौन सा जरूरी काम आ गया था तुम्हें जो बिना मुझसे पूछे यहाँ चली आई? श्रुति डरते हुए, वो बात ही ऐसी थी कि मुझे यहाँ ना पड़ा। राज बोला, क्या बात है, जल्दी बताओ। श्रुति बोली, दरअसल मैं माँ बनने वाली हूँ। राज बोला, क्या? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम ख्याल नहीं रख सकती क्या? अभी घर जाओ, मैं शाम को दवाई लेके आता हूँ। श्रुति बोली, कौन सी दवाई? राज बोला, इसको गिराने की और क्या? श्रुति बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? ये हमारे प्यार की निशानी है, मैं इसे नहीं गिरा सकती। हमें अब शादी कर लेनी चाहिए, ये तुम्हारा बच्चा है। राज हंसते हुए बोला, अच्छा मेरा बच्चा? मुझे कैसे पता ये मेरा ही बच्चा है? क्या पता किसी बारिश वाली रात में कोई और आया हो और तुम उससे भी लिपट गई होगी। श्रुति हैरान होते हुए बोली, तुम ये क्या कह रहे हो? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? राज बोला, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक या तो बिन ब्याही माँ बन जाओ या दूसरा इसे गिरा दो। मैं तुमको शाम को मिलता हूँ दवाई लेके, अभी जाओ यहाँ से। श्रुति घर जाकर बहुत रोती है और उस पल को कोसती है जिस पल उसने राज के साथ वो सब कुछ किया। इधर राज अब श्रुति से बोर हो चुका था। वो और लड़कियों से भी बातें करता था। उन लड़कियों के साथ भी उसने वैसे ही वादे किए जैसे श्रुति से किए थे। शाम को राज श्रुति के पास दवाई लेके आ गया। वो दवाई श्रुति को देते हुए बड़े प्यार से कहता है, देखो श्रुति, दिन वाली बातों को भूल जाओ। मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ ज़्यादा ही कह दिया था, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन तुम भी तो सोचो, अभी हमारा कोई भविष्य नहीं है, हम बच्चा कैसे कर ले? पहले अपना भविष्य बनाते हैं, फिर शादी और फिर बच्चे। लेकिन अभी के लिए ये दवाई खा लो। श्रुति रोते हुए उससे कहती है, क्या हम सच में शादी करेंगे ना? राज बोला, अरे हाँ डार्लिंग, बिल्कुल करेंगे। अब ये आंसू पोंछो और दवाई खाओ। श्रुति बेचारी इतनी भोली, राज के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसकी बातों में फिर आ गई थी। राज जो मन ही मन जानता था कि ये बच्चा उसका ही है, और अगर श्रुति ने दवाई खाने से मना किया तो उसके लिए बड़ी मुश्किल बन सकता था, इसलिए वो उससे चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा था। वैसे लोग सच्ची कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, प्यार में पड़े हुए लोगों की आंखें कोई नहीं खोल सकता। ऐसा ही श्रुति के साथ भी हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राज सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। श्रुति दवाई खा लेती है। कुछ दिनों बाद श्रुति को अब राज की बातों पर शक होने लगा था। एक दिन राज रात को श्रुति के साथ सोया हुआ था कि तभी राज के फोन पर मैसेज बजता है। जब श्रुति राज का फोन चेक करती है तो उसकी आंखें भर आती है। उसमें ढेरों लड़कियों के मैसेज और कॉल होती है। कई लड़कियों ने उसे आई लव यू के मैसेज भेजे हुए थे।
उसके बाद उनकी काफ़ी लड़ाई होती है, लेकिन अंत में राज श्रुति को मनाने में कामयाब हो ही जाता है। लेकिन ये सिलसिला रोज का था। श्रुति भी राज से तंग आ चुकी थी, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं पा रही थी। वो मन में यही सोचती कि शायद कभी ना कभी राज सुधर जाएगा, पर यह उसकी गलतफहमी थी। आए दिन लड़ाई झगड़े होते ही रहते थे। एक दिन रात को एक लड़की का फोन आता है, जिसे श्रुति उठाती है। वो लड़की ये कहती है कि उसका राज के साथ चक्कर चल रहा है और वो गर्भवती है। इतना सुनते ही श्रुति के पैरों से जमीन खिसक जाती है, और जब राज से इस बारे में पूछती है तो राज उसे थप्पड़ मार देता है। अब पानी सिर से ऊपर चला गया था। राज अपनी शारीरिक जरूरतों को ही पूरा करने उसके पास जाता था। एक दिन श्रुति राज से कहती है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, कब करनी है शादी? राज बोला, अरे यार, तुम फिर शुरू हो गई, कहा ना कर लेंगे। श्रुति अपना बैग उठाती है और उससे कहती है, राज बहुत हो गया, अब मैं जा रही हूँ, अब कभी वापस नहीं आऊँगी, अपना ख्याल रखना। ये श्रुति के राज के लिए आखिरी शब्द थे। वो चली जाती है चंडीगढ़। राज सोचता है, जहाँ चाहे जाओ, आओगी मेरे पास ही। श्रुति राज को हमेशा के लिए छोड़कर चंडीगढ़ आ जाती है। उसने अब अपना मन पक्का कर लिया था। वो उसे मौका दे दे के थक चुकी थी, इसलिए अब उसने उससे बिल्कुल दूरी बना ली थी। इधर राज अपने अभिमान में था कि श्रुति उसके पास वापस जरूर आएगी। वो अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आया था। श्रुति के जाने के बाद बहुत सी लड़कियां उसकी जिंदगी में आई। उसने सबके साथ टाइम पास ही किया, पर जैसा कहते हैं ना कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। जैसा कर्म हम करते हैं उसकी सज़ा ज़रूरी हमें मिलती है। वैसे अब राज के साथ होने वाला था। उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आई जिसका नाम अन्नू था। अन्नू एक हाई क्लास मॉडर्न लड़की थी। काफ़ी लड़कों से उसकी दोस्ती थी। राज को अन्नू भी भा गई थी। कुछ समय के बाद ही दोनों में बातें शुरू हो गई। दोनों का मिलना जुलना आम हो गया। राज उसके साथ घूमने जाता था, उसको नई नई फिल्में दिखाता, उसके साथ काफ़ी समय बिताता था। दोनों अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए थे। अन्नू राज से बहुत बार पैसे भी ले लेती थी, ये कह के कि वो बाद में लौटा देगी। काफ़ी समय साथ रहने के बाद अब राज अन्नू के साथ शादी के सपने देखने लगा था, क्योंकि अब वो 28 साल का हो चुका था और उससे प्यार भी बहुत करता था। एक दिन वो अन्नू का उसके कॉलेज के बाहर इंतजार कर रहा था। तभी वो देखता है अन्नू 4-5 लड़कों के साथ हाथ पर हाथ डालकर घूम रही थी। राज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसे गुस्सा आने लगता है। तभी अन्नू उसे देख लेती है और उसके पास जाकर गुस्से से उसे बोलती है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? ऐसी कौन सी ज़रूरी बात करनी है तुम्हें जो तुम मेरे कॉलेज चले आए? मेरे दोस्तों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? राज हैरान हो जाता है। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो क्या वो मैं? अभी यहाँ से निकलो, शाम को मिलते हैं। इतना कह के अन्नू अपने दोस्तों के पास चली जाती है। शाम को दोनों मिलते हैं। क्या बात थी? अन्नू पूछती है। वो मैं तुमसे यूं ही मिलने चला आया। दरअसल मैं सोच रहा था कि अब हम शादी कर लेते हैं। हम दोनों प्यार तो करते ही है, मेरी भी उम्र बढ़ रही है। अन्नू बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? अभी मैं कॉलेज में हूँ और अभी तो मुझे अपना भविष्य बनाना है। इतनी जल्दी मैं शादी जैसे बंधन में नहीं फंस सकती। मुझे अभी समय चाहिए। अगर तुम्हें शादी की इतनी ही जल्दी है तो तुम किसी और से कर लो। राज बोला, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करूँगा। अन्नू बोली, ठीक है फिर इंतज़ार करो। एक और बात, यूँ मेरे कॉलेज में मुंह उठाकर मत आ जाया करो, मुझे ये बातें बिल्कुल नहीं पसंद है। राज बोला, ठीक है। अब अन्नू ना उसके मैसेज का जवाब देती थी, ना ही कॉल्स का। वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करती थी। वह अपने दोस्तों के बीच में ही खुश रहती है। इधर राज उसकी यादों में तड़पता रहता है। वो उसके कॉलेज भी नहीं जा सकता, क्योंकि अन्नू ने उसे साफ मना किया था। काफ़ी दिनों के बाद बड़ी मुश्किल से राज की बात अन्नू से हो ही जाती है। वो उसे शाम को पार्क में मिलने के लिए मना लेता है। उस दिन राज बहुत खुश था। वो अच्छी तरह से तैयार होता है और पार्क में पहुंच जाता है। अन्नू भी पार्क पहुंच जाती है। राज उसे कहता है, यार अन्नू, कहाँ रहती हो तुम? पता है इतने दिनों में मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अन्नू उसकी बातें सुन नहीं रही थी। उसका ध्यान तो केवल अपने फ़ोन पर था। वो किसी से चैटिंग कर रही थी। तभी पार्क की दूसरी तरफ से एक लड़की अन्नू को आवाज़ देती है। अन्नू अपना पर्स और फ़ोन राज के पास छोड़कर अपनी सहेली के पास जाती है।
राज, मैं 1 मिनट में आई, मेरी सहेली बुला रही है। जैसी अन्नू जाती है उसके फ़ोन पर मैसेज बजते रहते हैं। राज उन मैसेज को पढ़ने लगता है। उसमें किसी लड़के का मैसेज था, यार अन्नू, उस रात तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आया। अन्नू बोली, मुझे भी। वो लड़का बोला, क्या आज रात फिर से प्लान बन सकता है? तुम्हारी पसंद की शराब भी लाया हूँ। मेरा एक दोस्त भी आ रहा है, क्या कहती हो? तीनों मिलकर मज़े करें। अन्नू बोली, ठीक है, रात को मिलते हैं। वो लड़का बोला, यार वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड, कहीं उसको पता न चल जाए। वो मेरा कोई बीएफ नहीं है, वो तो मेरे लिए एक एटीएम मशीन है, जब चाहो पैसे निकालो। कहीं घूमने जाना हो तो वो मेरा ड्राइवर भी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब राज उसके फ़ोन में फ़ोटो देखता है जिसमें कई सारे लड़कों के साथ उसकी फ़ोटो थी। राज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके हाथों से फ़ोन गिर जाता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तभी अन्नू आती है। पहले जो राज कुछ नहीं कहता, लेकिन थोड़ी देर बाद खुद को शांत करके अन्नू से कहता है, तुमने किसके साथ रात बिताई? मैंने तुम्हारे फ़ोन के सारे मैसेज पढ़े। क्या मैं तुम्हारे लिए एक एटीएम मशीन हूँ? वो लड़के कौन है जिनके साथ तुम्हारी इतनी अश्लील फोटो है? अन्नू उसे खींच के एक थप्पड़ देती है। आसपास के लोग हैरानी से उन दोनों को देखते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन चेक करने की? तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? तुम्हारे साथ जरा सा क्या हंस बोल गई? तुम तो अपने आप को मेरा बाप समझने लगे। तुम्हारी औकात भी है मुझसे शादी करने की? मेरा बाप इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है और तुम एक गंदी नाली के कीड़े के बराबर भी औकात नहीं है तुम्हारी। तुमसे प्यार करूंगी ऐसा सोच भी कैसे लिया? अगली बार मेरे आसपास भी दिखाई दिए ना तो ऐसा हाल करूंगी कि 7 पुश्तें याद करेगी। और उसके मुंह पर थूक देती है। तभी अन्नू के दोस्त आ जाते हैं और राज को खूब पीटते हैं। उसके बाद चले जाते हैं। इतनी बेइज्जती राज की कभी भी नहीं हुई जितनी आज हुई। उस रात राज बहुत शराब पीता है और बहुत रोता है। तभी उसे श्रुति की याद आती है। राज मन में कितना प्यार करती थी वो मुझसे, और मैं उसके प्यार के काबिल ही नहीं था। कितनी बेइज्जती सही उस बेचारी ने। मेरा बच्चा भी गिराया। आज मुझे समझ में आ रहा है कि बेचारी क्यों आ जाती थी मेरे रेस्टोरेंट में। शायद उसे मेरी याद आती थी। कितनी बार उसने मुझे माफ़ किया, कितनी बार, और मैं पागल वही गलतियां करता रहा। मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरी गलतियों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। मुझे इससे भी ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी श्रुति को मैंने एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया और उसने उफ तक नहीं की और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। वो श्रुति को कई बार कॉल करता है लेकिन उसने अपना नंबर बदल लिया था। वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। वर्तमान में श्रुति जेकब को सब कुछ बता देती है। जेकब उसके सिर पर हाथ रखकर उसे सांत्वना देता है। मुझे लगता है शायद सारी दुनिया के दुख भगवान ने तुम्हें ही दे दिए श्रुति, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी आंखों में सिर्फ और सिर्फ खुशी के आंसू होंगे, गम के नहीं। श्रुति उसके गले लग जाती है। जेकब उससे कहता है, तुमने जवाब नहीं दिया वैसे। श्रुति उसके होठों पर होठ रख देती है। जेकब समझ जाता है कि उसकी हाँ है। वो उसे खुशी से गोद में उठा लेता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद जेकब बोला, अब तुम्हारे घर वालों से बात करनी होगी। श्रुति बोली, मुझे डर लग रहा है जेकब, कहीं उन्होंने मना कर दिया तो। जेकब बोला, तुम हिम्मत रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें समझाऊंगा, वो ज़रूर समझेंगे, मेरा विश्वास करो। श्रुति डर के अपनी माँ को फ़ोन करती है। पहले तो इधर उधर की बातें होती है, फिर वो सीधे मुद्दे पर आ जाती है। माँ, वो बात ये है कि कोई है जिससे मैं प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। माँ बोली, कौन है वो बेटा? श्रुति जेकब के बारे में सब कुछ बता देती है। माँ बोली, तू उससे प्यार करती है और क्या वो भी तुमसे प्यार करता है? हाँ माँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। जेकब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं माँ। ठीक है बेटा, तूने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर तुझे खुशी मिल रही है तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है? मैं तो बस तुम्हारी खुशी देखना चाहती हूँ। पर माँ, हम दोनों की उम्र में बहुत फासला है, रिश्तेदार क्या कहेंगे? बेटा, जब इंसान के दिल मिल जाते हैं तो उम्र, जात, मजहब और रंग मायने नहीं रखते हैं। अगर तुम्हारा दिल जेकब से मिल गया है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रही रिश्तेदारों की बात, तो मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही तेरे भाई को। तभी श्रुति का छोटा भाई माँ से फ़ोन छीन लेता है और कहता है, दीदी तुम शादी करो,
मैं भी तुम्हें घर बसाता हुआ देखना चाहता हूँ। तुमने हमारे लिए बहुत किया है। तुम जल्दी से शादी का मुहूर्त निकालो, हम दोनों फिर यहाँ से तुम्हारे पास आते हैं। जेकब बोला, मैंने कहा था ना कि वो मान जाएंगे। तुम खामखा डर रही थी। श्रुति बोली, हाँ सही कहा तुमने, सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा सोचा नहीं था। जेकब श्रुति को बाहों में भरते हुए कहता है, अब मेरी जान तुम दुल्हन बनने की तैयारी करो। इधर राज पागल सा हो गया था। मेरी श्रुति मुझे माफ़ कर देगी, मैं जानता हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। वो मुझे ज़रूर माफ़ कर देगी। आखिर उसने मेरी इतनी गलतियाँ माफ़ की है। वो दिन भर श्रुति के बारे में ही सोचता है और अंत में चंडीगढ़ पहुँच जाता है। वो चंडीगढ़ में श्रुति को पागलों की तरह ढूंढता है, लेकिन श्रुति उसे कहीं नहीं मिलती। पर वो फिर भी उसे ढूंढता ही रहता है। ना उसे खाने का होश, ना पीने का होश। वो कई दिनों से सोया भी नहीं था। इतना खूबसूरत युवक एक पागल सा बन के दर बदर घूम रहा था। बड़ी मुश्किल से उसे जूली के सैलून का पता मिल जाता है। वो भागता भागता वहां पहुंचता है। जूली उसे पहचान तक नहीं पाती। राज बोला, मैं हूँ राज। जूली, तुमने पहचाना नहीं मुझे? जूली बोली, अच्छा तो ये तुम हो। क्या लेने आए हो अब यहाँ पर? राज बोला, मैं अपनी श्रुति को अपने साथ ले जाने आया हूँ। जूली बोली, खबरदार, अगर श्रुति का नाम अपनी गंदी जुबान से लिए तो यही की यही तुम्हारी जुबान खींच के तुम्हारे हाथ में धर दूंगी। इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आई, जो फिर उसकी जिंदगी नरक करने चले आई। चले जाओ यहाँ से, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। राज गिड़गिड़ाते हुए कहता है, हाँ हाँ, मुझसे भूल हुई है और इसकी सज़ा भी मिल चुकी है। मैं 2 महीने से उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। प्लीज़ जूली, बस एक बार मुझे श्रुति से मिलवा दो। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कई दिनों से मैं आत्मग्लानि में जी रहा हूँ। मैं अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे उससे नहीं मिलवाया तो मैं यही अपनी जान दे दूंगा। जूली बोली, चले जाओ यहाँ से, वैसे भी उसकी शादी होने वाली है। राज बोला, क्या शादी? जूली बोली, हाँ शादी, वो शादी करने वाली है। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ, उसके लिए और मुश्किलें खड़ी मत करो। राज बोला, मुझे बस उससे एक बार मिलना है और मैं बिना मिले कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुमने मुझे उससे नहीं मिलवाया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। इधर श्रुति अपने होने वाली शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। मीठे मीठे सपने उसकी आंखों में थे। वो बहुत खुश थी। आखिर हो भी क्यों ना, पहली बार जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा था। इतने दुख सहने के बाद खुशियों ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी थी। तभी उसको जूली का फ़ोन आता है। जूली उसे राज के बारे में बताती है। इधर श्रुति परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। तब जेकब पीछे से आकर उसकी कमर में हाथ डालकर कहता है, क्या हुआ मेरी जान, तुम परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? श्रुति उसे सारी बात बता देती है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? उसे यहाँ बुला लो, मैं भी उसे मिलना चाहता हूँ। आखिर देखूं तो सही अब वो क्या कहना चाहता है। जेकब शांति से श्रुति को कहता है। श्रुति जूली को फ़ोन करके राज के साथ आने को कहती है। देखा तुमने जूली, वो अब भी मुझसे प्यार करती है। मेरी श्रुति किसी और से शादी कर ही नहीं सकती, वो सिर्फ मेरी है मेरी। राज खुश होकर जूली से कहता है। जूली उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और राज को लेकर श्रुति के पास पहुंचती है। राज को देखकर श्रुति की आंखें भर आई। उसकी हालत देखकर उसे उस पर तरस आ गया। लंबे लंबे बाल, दाढ़ी बड़ी हुई, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से नहाया ना हो। श्रुति, मुझे माफ़ कर दो श्रुति, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया और गलती पर गलती करता गया, पर तुमने मुझे हर बार माफ़ कर दिया। लेकिन इसमें तुम्हारी भी गलती है। तुमने मुझे बार बार माफ़ करके मुझे बिगाड़ दिया था, लेकिन अब मैं सब ठीक करने आया हूँ। तुम चलो मेरे साथ, हम दोनों शादी करते हैं, दोनों अपने गांव चलते हैं। राज गिड़गिड़ाते हुए श्रुति से कहता है। तभी पीछे से जेकब आता है और कहता है, तुमने पत्थरों को चुनते चुनते कब अपने हाथ का हीरा गवा दिया, तुम्हें पता भी नहीं चला। श्रुति जैसा हीरा तुम्हें कभी 7 जन्मों तक नहीं मिल सकता है। किसी की ही जिंदगी में प्यार करने वाले लोग आते हैं और तुमने उसकी कदर नहीं की। राज बोला, 1 मिनट, तू है कौन और तू हम दोनों के बीच में बोलने वाला कौन है? जूली बोली, यही तो है जिससे श्रुति की शादी होने वाली है, जेकब नाम है इनका। राज एकदम पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है, क्या श्रुति तुम पागल हो गई हो? तुम एक बूढ़े से शादी कर रही हो?
अरे मैंने माना कि हम दोनों के बीच जो हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन तुम उसका बदला लेने के लिए इस बूढ़े से शादी नहीं कर सकती। अरे यार, कम से कम मेरा तो ख्याल किया होता। कहाँ मैं एक खूबसूरत सा नौजवान आज भी चाहूँ तो किसी भी लड़की को अपने प्यार में गिरा सकता हूँ, और कहाँ ये बूढ़ा। अपने आप को देखो, कितनी खूबसूरत हो तुम। जब मुझे जूली ने बताया कि तुम्हारी शादी होने वाली है तो मैं थोड़ा घबरा गया था। मुझे तो इस बात का डर लग रहा था कि कहीं वो बंदा मुझसे ज़्यादा सुंदर ना निकले, लेकिन यहाँ तो सारी की सारी लीला ही उल्टी है। अब ये फालतू के ड्रामे छोड़ो और चलो मेरे साथ। समाज में मेरी भी इज्जत है। लोग क्या कहेंगे कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ के एक बूढ़े से शादी कर ली। श्रुति गुस्से से कांपने लगती है और कहती है, खबरदार, जो मेरे होने वाले पति के बारे में कुछ भी कहा तो यही तुम्हारी जुबान खींचकर हाथ में दे दूंगी। अब मैं वो श्रुति नहीं जो चुपचाप तुम्हारी सारी हरकतें सह लेती थी और कुछ ना कहती थी। राज एकदम जड़ हो जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि श्रुति उससे ऐसे बात कर रही है। वही श्रुति जो उसके सामने मुंह खोलने से भी डरती थी। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है, एक मिनट, कहीं तुम इससे शादी पैसों के लिए तो नहीं कर रही? प्लीज श्रुति, कह दो कि ये झूठ है। श्रुति चुपचाप गुस्से से उसे घूरती रहती है। अच्छा, अब समझा मैं सारा माजरा। तुम इतनी गिर गई हो कि तुम्हें ना अपनी उम्र का लिहाज रहा और ना ही समाज का। मैं तुम्हें अपने साथ लेने आया था, लेकिन तुम्हारी आंखों के सामने तो पैसों का पर्दा पड़ा है। वैसे कितने में खरीदा इसने तुम्हें? लगता है जिस्म का सौदा काफी फायदेमंद रहा है। तभी जूली उठ के उसका कॉलर पकड़ लेती है। एक भी शब्द अगर मेरी श्रुति के खिलाफ निकाला तो जान ले लूंगी। अरे, मैं तो तुम्हें यहाँ इसलिए लेके आई थी कि तुम अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सको। जिस पश्चाताप की अग्नि में तुम जल रहे हो उसे बुझा सको। अरे तेरी जुबान नहीं लड़खड़ाती जब तू इस देवी जैसी लड़की के लिए इतने अपशब्द कहता है। भूल गया वो दिन जब श्रुति तेरे गंदे कपड़े धोती थी, रोज खाना बना के अपने हाथों से खिलाती थी, तेरे रेस्टोरेंट आकर नौकरों की तरह बर्तन धोती थी, रोज शाम को तेरे हाथों और पैरों की मालिश करती थी। उसे लगता था तू पूरे दिन भर काम करके थक जाता होगा, तो उसके इतना करने के बाद भी खुश नहीं होता था। कहता था तुम पूरा दिन भर करती ही क्या हो। उसके ऊपर तुमने हाथ उठाया, उसने कुछ नहीं कहा। कई लड़कियों के साथ संबंध बनाई, उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। जिसको तू बूढ़ा कह रहा है, उसने श्रुति का उस समय साथ दिया जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, और तूने उसका साथ तब छोड़ा तब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब जरा भी शर्म है तो निकल जाओ और दोबारा मत आना। और जूली उसका कॉलर छोड़ देती है। पूरे घर में अब शांति छाई हुई थी। सुनाई दे रही थी तो सिर्फ राज की सिसकियां। सभी एकदम शांत बैठे थे। तभी राज उठता है, सिर झुकाकर श्रुति से कहता है, हो सके तो मुझे माफ करना। यहाँ पर भी वही गलतियां करने लगा जैसा रामपुर में करता था। तुम पर अपना कुछ ज्यादा ही हक समझता हूँ, पर अब और नहीं। मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रहा हूँ, बहुत दूर। तुम दोनों हमेशा खुश रहना, यही मेरी दुआ है। लेकिन मैं जिंदगी भर कभी शादी नहीं करूँगा, यही मेरी सजा है। और तुम कभी भी आ सकती हो मेरे पास। मेरा घर और मेरा दिल के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। फिर वो जैकब के पास जाता है। सॉरी ब्रदर, गुस्से में न जाने क्या कुछ कह दिया तुम्हें। प्लीज़ मेरी बातों को दिल से मत लगाना। मुझे हमेशा से ये अभिमान रहा कि मैं बेस्ट हूँ, मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये सारा घमंड आज चूर हो गया है। और श्रुति का ख्याल रखना, मैं तो रख नहीं पाया। इसने बचपन से ही दुख देखे हैं। इसे संसार की सारी खुशियाँ देना, इसे किसी चीज़ की कमी मत होने देना। तुम दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई। भारी कदमों से दरवाजे के पास पहुंचता है और जाने लगता है। तभी जेकब उसे पीछे से आवाज़ देता है, रुको, मुझे कुछ बात करनी है। श्रुति, यहाँ आओ मेरे पास। राज, तुम भी आओ। जेकब राज से पूछता है, क्या तुम श्रुति से शादी करने के लिए अभी भी तैयार हो? राज बोला, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन श्रुति तो तुमसे शादी करना चाहती है। जेकब बोला, श्रुति के पास जाकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए मुश्किल फैसला है। हम दोनों की उम्र में 17-18 साल का फासला तो है ही, और ये एक अटल सत्य है कि अगर कोई दुर्घटना हुई तो इस दुनिया में मैं ही तुमसे पहले जाऊंगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम अकेली रह जाओ। मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, लेकिन तुम्हें अकेला नहीं देख सकता। और राज भी सुधर चुका है,
तुम दोनों एक सी ही उम्र के हो, दोनों एक दूसरे का साथ मरने तक दोगे। तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि तुम राज को एक मौका और दे दो। मुझे बस तुम्हें खुश देखना है। हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे, ये मेरा वादा है। 2 महीने बाद समुद्र की ठंडी ठंडी रेत, सामने नीला समुद्र। शाम का समय, जब सूर्य समुद्र में समाता हुआ प्रतीत हो रहा था, अपनी किरणें लपेटकर समुद्र में कहीं खो रहा था। ठंडी ठंडी हवा माहौल को और ज़्यादा रूमानी बना रहा था। आसपास नवविवाहित जोड़े हाथों में हाथ डालकर उस माहौल का लुत्फ उठा रहे थे। कहीं कोई प्रेमी जोड़ा अपने प्यार का इजहार कर रहा था। वहीं पर हल्के नीले फूलों वाली ड्रेस पहनकर श्रुति बैठी थी। उसके हाथों में लाल रंग की खूबसूरत चूड़ियाँ, माथे पर लाल बिंदी और गले में मंगलसूत्र। उसने शादी कर ली थी। वो उसके सपनों के देश मालदीव में बैठी थी और सूर्य को अस्त होते हुए देख रही थी। तभी पीछे से एक शख्स आता है, जिसने अपने हाथ में ड्रिंक पकड़ी हुई थी और उसके पास आके कहता है, जान, कैसा लग रहा है नज़ारा? श्रुति बोली, बहुत ही खूबसूरत जेकब। जेकब बोला, तुमसे तो कम ही खूबसूरत है। लव यू डार्लिंग। जेकब और श्रुति ने शादी कर ली थी। वो दोनों अपना हनीमून मनाने मालदीव आए थे। ये श्रुति की ही पसंद थी। तभी श्रुति उस दिन के बारे में सोचती है जिस दिन उसने राज को फैसला सुनाया था। राज बोला, हाँ श्रुति, चलो मेरे साथ। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, तुम्हें कोई दुख दर्द नहीं दूंगा। श्रुति चुपचाप से खड़ी हो जाती है और इधर उधर घूमने लगती है। फिर आराम से कहती है, जेकब, तुम्हें याद है जब मैंने अपनी और राज की कहानी आपको सुनाई थी? जेकब बोला, हाँ याद है। श्रुति बोली, कहानी के अंत में क्या था? जेकब सोचते हुए, क्या कहा था? यही कि राज, मैं अब जा रही हूँ और अब कभी वापस नहीं लौटूंगी। हाँ, ये सच है कि आज राज मुझसे माफ़ी मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। और सच कहूँ तो मैंने उसे माफ़ भी कर दिया है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकती, ना ही उसके पास वापस जाऊंगी। जेकब, मैंने आपको उस दिन ही अपना पति स्वीकार कर लिया था जिस दिन मेरे परिवार ने आपको स्वीकार किया था, जिस दिन मुझे आपने एक सम्मानीय ज़िंदगी दी थी। हाँ, मैंने राज से प्यार किया ज़रूर था, लेकिन उसने वो खुद ही ख़त्म कर दिया था। अब मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ आप हो। आप ही कहते हो कि हम में उम्र का फासला है, लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं दिखता। मुझे दिखता है एक साफ दिल, एक अंदर से खूबसूरत शख्स जिसके दिल में मेरे लिए कितना प्यार है, जिसने मुझे फिर से जीना सिखाया, अपने आप से प्यार करना सिखाया। राज, तुम कहते हो ना कि तुम एक खूबसूरत युवक हो, लेकिन मैं कहती हूँ कि खूबसूरती अंदर से होती है, बाहरी नहीं। मेरे लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान जेकब है, क्योंकि वो अंदर से खूबसूरत है। राज समझ चुका था कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो भारी कदमों से आंखों में पानी लेके अपने गांव लौट जाता है और वो कभी ना शादी करने की ठान लेता है। इधर जेकब आंखों में आंसू लिए श्रुति के गले लग जाता है। वर्तमान में श्रुति मालदीव में पहले भी आना चाहता था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं आ पाया। लेकिन यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, और जब इतनी खूबसूरत बीबी हो तो और भी अच्छा लग रहा है। जेकब ड्रिंक श्रुति की ओर बढ़ाकर कहता है। श्रुति बोली, तुम्हें पता है, मैं हमेशा से ही अपने हनीमून समुद्र के किनारे मनाना चाहती थी। जेकब को सोचते हुए, एक बात बताइए श्रुति, उस दिन मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे चुनोगी। मैंने तुम्हें बोल तो दिया था कि तुम राज के पास चली जाओ, लेकिन मन ही मन दुखी भी था। पर मैं तुम्हें हर हाल में खुशी देखना चाहता था। श्रुति बोली, मैं जानती हूँ जेकब, तभी मैंने तुम्हें चुना। जिस तरह से मेरा पास्ट रहा है, राज वो कभी स्वीकार नहीं कर पाता। उसे तो पता ही नहीं है कि मैंने क्या क्या किया है। सबका दिल तुम्हारी तरह नहीं होता। हाँ, पर एक बात तो है कि मैंने उसे माफ़ कर दिया है। मेरे मन में उसके लिए कोई मैल नहीं है। दोनों गले मिलते हैं और अपना हनीमून एंजॉय करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। 6 महीने बाद श्रुति के जन्मदिन के अवसर पर जेकब बोला, श्रुति जल्दी नीचे आओ, मैं गाड़ी लेकर खड़ा हूँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। श्रुति बोली, आ रही हूँ बाबा, इतनी भी क्या जल्दी है। श्रुति गाड़ी के पास पहुँच जाती है। कहाँ है सरप्राइज? जेकब बोला, गाड़ी में तो बैठो, ये तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है और तुम्हें उस तोहफे के पास जाना पड़ेगा। तोहफा तुम्हारे पास नहीं आएगा। गाड़ी एक ऑफिस के बाहर रुकती है।
जेकब श्रुति को अपने साथ ऑफिस ले जाता है। वहाँ पर 8-10 कैबिन बने थे। हर कैबिन में एक कंप्यूटर, एक टेलीफोन पड़ा था। जेकब उसे एमडी के कैबिन में ले जाता है। उस कैबिन में एक बड़ी सी आरामदायक ऑफिस कुर्सी, उसके आगे एक बहुत बड़ा कांच का टेबल, उसमें बहुत सारे ऑफिस से जुड़े हुए दस्तावेज और एक टेलीफोन रखा था। उस कुर्सी के बिल्कुल सामने टेबल की दूसरी तरफ 3 कुर्सियां और थी। पीछे दीवार पर इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग पैकेज लिखा हुआ था। तभी जेकब उस एमडी की कुर्सी के पास एक नेम प्लेट रखता है जिस पर लिखा था मिसेस श्रुति। श्रुति हैरान होकर देखती है। जेकब बोला, तुम सही सोच रही हो श्रुति, आज से ये तुम्हारा ऑफिस है। मैं चाहता हूँ तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। तुम्हें आज के बाद किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना हो। चाहे मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी में रहूं या ना रहूं, तुम्हें कभी कोई गलत काम ना करना पड़े। इसलिए मैंने तुम्हें ये ऑफिस तोहफे में दिया है। कल से सारा स्टाफ आ जाएगा और जहाँ कुछ समझ में ना आए वहाँ तुम मुझसे भी पूछ सकती हो। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, मुझे विश्वास है कि तुम अपने ऑफिस को अच्छे से संभाल लोगी। श्रुति आंसू लिए उसके गले लग जाती है। जेकब ने सच्ची कहा था कि वो उसकी आंखों में खुशी के ही आंसू देगा, गम के नहीं। 6 महीने बाद श्रुति अपना ऑफिस काफ़ी अच्छा चला रही थी। पढ़ी लिखी तो वो थी ही और अपनी मेहनत के चलते ऑफिस काफ़ी ऊंचाइयों पर ले गई थी। उसका व्यक्तित्व भी काफ़ी बदल चुका था। एक दिन हैरी उसके ऑफिस के बाहर से गुजर रहा था। तभी बाहर श्रुति आती है। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसका ध्यान हैरी पर नहीं जाता। तभी उसकी सेक्रेटरी उसके पास आती है, किन्हीं दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर लेती है और चली जाती है। उसने ब्लैक कलर का ऑफिस सूट पहना था, उसके साथ ब्लू शर्ट और ब्लैक हील पहनी हुई थी। वो बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। हैरी उसके पास जाता है और उसे देखकर पूछता है, तुम श्रुति हो ना? श्रुति खुश होते हुए, अरे हैरी, तुम काफ़ी समय बाद मिले। हैरी बोला, हाँ, लगभग 2 साल हो गए होंगे, लेकिन तुम्हारा तो हुलिया ही बदल गया है, पहले से भी खूबसूरत हो गई हो। श्रुति बोली, चलो आओ अंदर बैठकर बात करते हैं। दोनों श्रुति के कैबिन में जाते हैं। श्रुति 2 कॉफ़ी मंगवाती है। श्रुति का ऑफिस देखकर हैरी हैरान हो जाता है। ये तुम्हारा ऑफिस है? ये सब कैसे हुआ? श्रुति आराम से कॉफ़ी पीते हुए कहती है, हाँ, मेरा ही है। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले तुम बताओ क्या क्या चल रहा है ज़िंदगी में। हैरी उदास होते हुए कहता है, क्या बताए यार, तुम्हारे जाने के बाद तो जैसे ज़िंदगी ही खराब हो गई। तुम्हें भूल नहीं पा रहा था और घर वालों को तुम्हारे बारे में बता नहीं पा रहा था। माँ बाप मेरी चिंता में ही थे कि पीयूष ने उन्हें सब कुछ बता दिया। ये सुनकर मेरे माता पिता ने मेरी शादी जल्दबाजी में एक अमीर लड़की से करवा दी। मैंने भी तुम्हें भूलकर अपनी ज़िंदगी अपनी जीवन संगिनी के साथ बिना किसी पुरानी यादों को याद किए बिना शांति से गुजारने की सोची, लेकिन हुआ उसका उल्टा। वो अमीर घर की लड़की थी, उसे बस घूमना फिरना, शॉपिंग करना, सैलून जाना ही पसंद था। उसे ना घर का काम आता था, ना ही मुझसे कोई बात करनी होती थी। वो दिन भर फ़ोन पर ही लगी रहती। मेरा उसे कोई ध्यान नहीं था। अब हमारी लड़ाई झगड़े होने लगे थे। आए दिन घर में क्लेश होता था। तंग आकर मैंने उसे तलाक लेने का फैसला लिया। उसने मुझे तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा वो मुझे तलाक तभी देगी जब मैं उसे अपनी आधी प्रॉपर्टी और आधा बिजनेस दूंगा। 1 साल के अंदर ही हमारा रिश्ता कोर्ट में पहुंच चुका था। दिन भर बस कोर्ट के चक्कर काटता हूँ। मेरा बिजनेस भी ख़त्म होने की कगार पर है। कभी कभी सोचता हूँ तुम्हें छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। अगर तुम मेरे साथ होती तो ये सब कुछ नहीं होता। खैर, अब तुम बताओ कैसी चल रही है? श्रुति बोली, तुम्हारे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में भी एक फरिश्ता आया जिसने मुझे लोगों के सामने स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि पत्नी के रूप में इज्जत भी दी। उसने मुझे आत्मनिर्भर बनाकर जीना भी सिखाया। उसका मानना ये है कि आदमी के हालात ख़राब होते हैं, आदमी बुरा नहीं होता। कई बार हालात ऐसे होते हैं जब इंसान को बुरे से बुरा, गंदे से गंदा काम भी करना पड़ता है। तुमने मुझे छोड़ा था क्योंकि मैं हालात के सामने मजबूर थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे उन हालातों से निकाला। हैरी सिर झुकाते हुए, तुम सही कह रही हो श्रुति। चाहता तो मैं भी तुम्हें उस गंदगी से निकाल सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें वहीं पर छोड़ दिया इस डर से कि शायद समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। आजकल हम अपनी झूठी शान के लिए अपने ही सपनों का गला घोट रहे हैं। मैं तो कहता हूँ धन्य है वो इंसान जिसने तुम्हें अच्छी राह दिखाई।
तुम्हें गहरे अंधेरे में डूबने से बचा लिया। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ श्रुति। श्रुति बोली, शायद ये जिस्म का सौदा मेरे लिए उतना भी महंगा नहीं पड़ा, क्योंकि इससे मुझे मेरा जेकब मिल गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।